क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज लेके आया हूँ यूपीएससी के टॉप 10 एमसीक्यूज डे 4 है ये। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे नंबर्स पे आप कॉल करके टेस्ट सीरीज पेड कोर्सेज सारे ज्वाइन कर सकते हैं। पॉज करिए और कॉल करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से, समझिएगा। ठीक है, तो अपना मोडस ऑपरेंडी आप सबको पता ही है। क्वेश्चन देखना है आपको, यहाँ पे ये देखना चाहिए करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, पॉज करना है और मुझसे एक्सप्लेनेशन समझना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। कोई भी गैस कितना ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है उसके बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया बी। देखिए जो भी गैस हैं, कई सारी गैसेस हैं जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, जैसे मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, आपका पर फ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ध्यान से सुनिएगा ये लिस्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, लेकिन जो जैसे होता है ना MB, ठीक, जैसे वो पेन ड्राइव में MB GB 4 GB, ठीक है, तो एक बेस बना लिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्लोबल वार्मिंग करती है, उसके हिसाब से बाकी जो है गैसेस का कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है हम उसको नापेंगे। किससे कि एक जैसे कि मेथेन का है तो मेथेन जो है 12 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। समझ में आ गया, इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, ये रिलेटिव मेजर है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो मेथेन का होता है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड से ज़्यादा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे मैंने बताया रिलेटिव होती है, वही चीज़ जो मैंने पहले एक्सप्लेन करी है कि आपका जो है किसी भी गैस जो भी यहाँ मेंशन है, मेथेन हो, क्लोराइड हो, ठीक है, या फिर सल्फर या फिर आपका फ्लोरोकार्बन्स हो, इन सबको मेज़र करेंगे हम कितना ये लोग गर्मी जो है हीट को ट्रैप कर रहे हैं। और मतलब अमाउंट ऑफ गैस अगर मान लीजिए किसी यूनिट की, और उसको कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक, उसको जो है स्टैंडर्डाइज्ड एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया ना। और ये जो है कई सारे ये डिपेंड करता है किस पे कि कितना इंफ्रारेड को रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लोकेशन क्या है एब्जॉर्व करने की, और कितने समय तक लाइफ टाइम तक ये रहते हैं। यहाँ पे दे रखा है, या चार्ट आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथेन 12 साल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 50 से 200 साल तक रहती है। इसको एक मानेंगे, फिर इसके हिसाब से मतलब ये 21 गुना है। ठीक है, 12 नहीं, मैंने गलत बोल दिया था। लाइफ टाइम जो है 12 ईयर से 21 गुना जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा एक ग्लोबल पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया, बताया गया है, जो सूर्य तप होता है यानी कि इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो किन फैक्टर से बदल जाता है अर्थ पे पड़ने पर। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है, करेक्ट पूछा गया है। ये 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन सही है देखिए, पहला छोड़ के बाकी सब सही हैं। ठीक, ये सब वेरिएबिलिटी लाते हैं इंसुलेशन पे। जैसे सन है, ठीक, ये अर्थ है और ये आपका सन है मान लीजिए, ठीक, छोटा बड़ा की मत देखिएगा। अब यहाँ पे ये पहली बात तो रिवोल्यूशन है, ये इसके चारों तरफ घूमता है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंसुलेशन का। एंगल ऑफ इंसुलेशन ऑफ सन रेज, अब जो ये इक्वेटर है इसका, ये जहाँ जहाँ पे पड़ रहा है, जैसे यहाँ से डायरेक्टली तो इन पे पड़ता है, लेकिन जो ये एरियाज हैं इन पे थोड़ा सा ऑब्लिक तरीके से पड़ता है, टेढ़ी तरीके से, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी हो गई ना। लेंथ ऑफ द डे, अब यहाँ पे आपको मालूम है कि जैसे अगर ये जिसके ऊपर होगा सन, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम तक लेंथ रहेगा दिन का, ठीक, या फिर रात का, ठीक है, दिन का ज़्यादा लेंथ रहेगा तो वहाँ पे जो इंसुलेशन है वो भी तो ज़्यादा टाइम तक रहेगा ना। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर बीच में कोई बादल वादल आ गए तो भी तो कम हो जाएगा ना, इंसुलेशन पहुँचेगा ही नहीं, रिफ्लेक्ट कर देता है ना बादल। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक, ये लैंड होगा, मतलब जो आपका लैंड है या फिर वाटर है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी जो है आपका इंसुलेशन को वेरिएबिलिटी लाता है। ठीक, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा पूछा गया है क्वेश्चन कि यूपीएससी के बता दो फंक्शन कौन कौन से इनमें से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा
बी आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट सही है कि एग्जामिनेशन कराता है यूनियन के लिए, ठीक, संघ की सेवाओं के लिए नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है, लोक सेवाओं और नागरिक पदों पर भर्ती के तरीकों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देता, मतलब एडवाइजरी रोल फंक्शन भी है इसका, और राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष आयोग द्वारा अपने संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और इस रिपोर्ट पे पार्लियामेंट को भी बताना होता है कि क्या क्या आपने ऑप्शन क्या क्या एक्शन लिए और क्या क्या नहीं लिए, ठीक है ना, ये भी बताना होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि रॉन्ग है। एक तो बोल रहा है कि स्टेट के साथ मिलके स्टेट को असिस्ट करेगा अगर रिक्वेस्ट करी जाए फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम ऑफ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो पूरे करेगा या फिर जो है नहीं करेगा, ठीक। और एक तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते थे, और दूसरा ये है कि एनी सर्विसेज थोड़ी ना करेगा, ठीक। तो इसलिए 20 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, समझ में आ रहा है ना। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है और ये सही है। इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे इसका आंसर है ए, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि इसने संप्रभुता जो थी आपकी एसर्टेड, इसने मतलब संप्रभुता को ज़्यादा अच्छा कर दिया ब्रिटिश क्राउन का ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। अब यहाँ ब्रिटिश क्राउन की बात कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा है, समझना। ये चार्टर एक्ट धीरे धीरे लाते गया ये ब्रिटिश क्राउन, और इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे हटाता गया और 1857 के बाद पूरी तरीके से हटा दिया था। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा गया कि रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे ये दीवानी राइट जो थे अब ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगे, नहीं। कौन से उससे कंट्रोल करना चालू कर दिए गए थे, ये आप लोग को कमेंट में बताना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है पूछा गया। मलिक कफूर, जो आपने अलाउद्दीन खिलजी वाली अभी मूवी आई थी उसमें देखा था ना, वो करेक्टर था मलिक कफूर, वो साउथ में उसने जाके, भारत में अगर आप देखोगे तो जो है साउथ में जाके उसने काफ़ी सब काम किया था। मैप पे ज़्यादा वो मत ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो इसने पूछा कि कॉन्क्वेस्ट का वो क्या था, क्रोनोलॉजी क्या थी, ठीक। आपको क्रोनोलॉजी बतानी, करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। आप पॉज करके आंसर दिया करिए, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझा करिए मुझसे, ठीक है। अब यहाँ पे सी सही है कि पहला तो देवगिरी कैंपेन था, ये सबको मालूम है, 1307 से 8 तक। दूसरा जो कैंपेन था वो था आपका तेलंगाना वरंगल में, और यहीं पे जो है आपका कोहिनूर डायमंड जो है मिला था। किसने दिया था? प्रताप रुद्र देव ने जो है कोहिनूर डायमंड इसको इनको दिया था मलिक कफूर ने ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। और इसके बाद ये लोग गए थे द्वार समुद्र कैंपेन पे, मतलब मलिक काफूर गए थे 1311 में, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जो कि होयशाला में है यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले देवागिरी, फिर उसके बाद ये जो है तेलंगाना गए, फिर देवस मतलब होयशाला, द्वार समुद्र यानी होयशाला में गए, और उसके बाद फिर पांड्या, ठीक है। पांड्या मतलब मदुरा इसको कैंपेन बोलते हैं, वहाँ पे गए थे 1311 में ही, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीएससी में वंस अपॉन ए टाइम आएगा, और लोग इसी के ऐसे क्वेश्चन को के लिए ज़्यादा पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, जिसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक। लेकिन बस ये है कि ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों को डराने के लिए एग्जाम में। तो जेमिनी सर्कस जो है इंडिया का पहला इंडियन सर्कस, तो देखिए इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। जेमिनी सर्कस वॉज द फर्स्ट इंडियन सर्कस जो डेलीगेट किया गया था इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल इन यूएसएसआर में जाके किया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहाँ पे जो बात हो रही कि विष्णुपंत क्षत्रे जो है ये जनक थे इंडियन सर्कस के इंडिया में, तो नहीं, ये नहीं थे। किलेरी कुन्ही कनन जो थे वो थे इसके इंडिया के इंडियन सर्कस के जनक बोले जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, अब 1 2 3, और आपसे पूछा गया कि इनमें से बताओ क्यों ये कौन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक। गंगा प्रहरी की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है पूछ ले। और इसमें देखिए ये बताया गया कि ये 5 गंगा राज्यों में स्थानीय समुदायों के बीच स्वप्रेरित
और प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, बिल्कुल सही बात है। ये इनिशिएटिव है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये नई संस्था है, इसको पढ़ लेना। इसके पीएम जो होते हैं वो मतलब चेयरमैन होते हैं। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच का इनिशिएटिव है, और ये लिंक करेंगे लोकल पीपल के लाइवलीहुड को आपके क्लीन एंड वाइब्रेंट गंगा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग जो है यहाँ पे पूरा A to Z यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें गंगा देखिए प्रहरी सेल्फ मोटिवेटेड, और कौन कौन से 5 गंगा स्टेट में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और ये वहीं कंजर्व करेंगे इकोलॉजी, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी और उसको भी करेंगे, तभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और 447 ऐसे ट्रेंड हैं, वॉलंटियर हैं जो जाके एजुकेट करेंगे लोगों को, भैया बायोडाइवर्सिटी बचाओ। मतलब देखिए ये रिवर गंगा का जो पूरा ड्रेनेज बेसिन है, पूरा ड्रेनेज बेसिन, जैसे यहाँ से गोमती, फिर घाघरा, ठीक, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, इस तरीके से ना, उधर से चंबल, फिर यमुना, ऐसे जुड़ती। तो ये पूरा जो है बेसिन पे फोकस करता है, यही इसकी खासियत है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ चुका है स्टेटमेंट में यूपीएससी, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो है इस तरीके से इनके सारे ऑब्जेक्टिव सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना, गंगा के रिजर्वेशन करना, मतलब कुल कुल मतलब बात यह है यहाँ पे कि लोग जब अपना समझेंगे, उनकी लाइवलीहुड को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तभी तो लोग जो है गंगा को बचाएंगे, ठीक है ना। कभी आप लोग समझेंगे कि हाँ ये भाई अपना है, तभी तो उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर सकेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8वां जो है हमारा, कुछ एंशियंट इंडिया से पूछा गया है, स्टोन से रिलेटेड। ये मध्य प्रसार काल के औजारों का माइक्रोलिथिक कहा जाता है, बिल्कुल सरल स्टेटमेंट है, ये जरूर आपको आता होगा, ठीक है। इसमें और आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पॉज करके आप लोग देख लीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है चौथा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि हैंड एक्सेस मतलब हस्त कुठार, विदारणी और खड़क उपकरण जो है, मतलब क्लीवर और स्क्रैपर टूल्स, ये यूज होते थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, नहीं लोअर में होते थे, ठीक। बाकी जो है स्टेटमेंट आपके जो है वो सही है। कॉपर वो पहली बार यूज़ किया गया था इसी मध्य प्रसार काल में, ठीक। मतलब कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, मतलब ये वैसे बोला जा रहा है कॉपर पहला मेटल था जो कि ह्यूमंस ने यूज़ किया था। और जो 2 ओल्डेस्ट नोन मिडवल रॉक, मतलब ये मिडिल स्टोन एज वाले जो साइट्स थे, वो हैं आपकी सराय, नहर, राय और महदहा, ठीक। याद रख लीजिएगा ये दोनों, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे कुछ जो है साइंस से रिलेटेड दिए गए, एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अगर आपने लोग ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो बहुत इजीली इसको कर लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, चारों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ बोला गया है फाइबर जो कि ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, पल्प होता है ना जो छाल होती है उसकी, पेड़ के तने की छाल जो होती है, उससे जो है ये बनाया जाता है रेयॉन, या फिर आर्टिफिशियल सिल्क, या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जा सकता है इसे। और ये चीपर होता है सिल्क से, बिल्कुल सही बात है। और सिल्क फाइबर की तरह इसको ववन किया जाता है। ये नायलॉन, और जो नायलॉन है, अब रेयॉन की 2 बात हुई थी, अब नायलॉन जो है वो फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर था, ठीक। और नायलॉन थ्रेड जो है स्ट्रॉन्गर होता है आपका स्टील से भी ज़्यादा। इसी तरीके से स्पाइडर जो होती है ना, उसकी मकड़ी के जाले को भी स्टील से ज़्यादा टेंसाइल उसमें बोला गया है कि फोर्स लगती है इसको तोड़ने के लिए। मतलब ये लॉजिकली है, आप सर्च करिएगा गूगल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से हैं, करेक्ट पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन थोड़ी ना था लैंड रिफॉर्म्स का मुद्दा कि हम जो है गरीबों से लैंड एक्विजिशन करते चले जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट जमींदारी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी आपको मालूम है, उसको ख़त्म करने के लिए किया गया था, क्योंकि इनइक्वालिटी की बात है, मतलब पूरी। और फ्यूडलिज्म को भी, जो सेमी फ्यूडलिज्म चल रहा था, वो आप लोग को चलिए बताइए सेमी फ्यूडलिज्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकता है क्वेश्चन यूपीएससी। उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे किया गया था। और टेनेंट सिक्योरिटी, मतलब जिसको आपने फील्ड दी है कि आप किराए पर करो काम, उसको ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा उससे वो रेंट वेंट ले रहे हो, ठीक है ना, शोषण ना हो, इसलिए भी ये लैंड रिफॉर्म लाए गए थे। और कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होना चाहिए यहाँ पे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। और इसके अलावा जो है कुछ और थे, जैसे कि सीलिंग, जैसे होता है ना कि एक स्पाउस जो है, मियाँ बीवी जो है, तो वो उनके बीच में जो है 12.5 एकड़ ही ज़मीन मैक्सिमम हो सकती है। इस तरीके से ये सारे जो है लैंड रिफॉर्म्स के
जो है करे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करें और रीज़न ज़रूर बताएं अपना। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पेड ग्रुप हमारे जो है यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। टेस्ट सीरीज़ पे और पूरा क्रैश कोर्स और पेड ग्रुप यूपीएससी चल रहा है, 2021 का भी जल्दी ही चालू करेंगे उसके लिए भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।